नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कानपुर दौरा आज सीएम योगी आदित्यनाथ का रहेगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों को परखने के लिए वो पहुंचेंगे। कार्यक्रम स्थल का जायजा उनकी ओर से लिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हर बार की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ पहले ही वहां पर पहुंचकर जो है तमाम तैयारियों का जायजा लेते हुए नजर आएंगे। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा रहेगा, तो उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंचकर कार्यक्रम स्थल का जायजा उन्होंने लिया है। ये बताया जा रहा है तमाम तैयारियां किस स्तर पर वहां पर हो रही हैं, इन तमाम पहलुओं पर उन्होंने समीक्षा यहां पर की है। कानपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ फिलहाल हैं और प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तमाम तैयारियों को परखा उनकी ओर से गया है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक जारी है। बताया जा रहा है पीएम आवास पर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर राजनाथ सिंह बैठक में मौजूद है। जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू भी बैठक में मौजूद है बताया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है, तमाम दिग्गज इस केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक जो है हो रही है और जेपी नड्डा से लेकर राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद हैं। तो चलिए अब बुलेटिन में जिक्र करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का, जहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य का दौरा किया है। वडोदरा में उन्होंने जोरदार रोड शो किया, जिसमें भारी जन सैलाब भी उमड़ा। लोगों ने पूरे जोश के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया और उन पर फूलों की बारिश भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में वडोदरा के बाद भुज और गांधीनगर भी शामिल रहे, जहां उन्होंने करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। आइए देखते हैं प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे के कुछ खास झलकियां। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे। गुजरात की अपनी 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकास की इन परियोजनाओं के साथ साथ प्रधानमंत्री का ये दौरा जनता से सीधे जुड़ाव का भी प्रतीक रहा। वडोदरा में हुए रोड शो के दौरान भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के परिवार के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी पर पुष्प वर्षा की। सोफिया कुरैशी जो ऑपरेशन सिंदूर की नियमित ब्रीफिंग किया करती थी, इस मौके पर सोफिया कुरैशी की जुड़वा बहन शाइना सुनसारा ने भावुक शब्दों में प्रधानमंत्री की महिला सशक्तिकरण की सोच की सराहना की। उन्होंने कहा, मैं खुद एक महिला हूँ, इस बात को महसूस कर सकती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिलाओं को कितना ऊपर उठा दिया। अब सोफिया सिर्फ मेरी बहन नहीं रही, अब वो पूरे देश की बहन बन गई है। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी जी, उनको मिलकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये बहुत ही बड़ा ऑनर की बात होती है, आप पीएम को मिलते हो, ये हर किसी के नसीब में भी नहीं होता है। सबसे बड़ी बात तो उनके फेस में जो तेज था, जो नूर था, वो अलग ही दिख रहा था। जब मोदी जी यहाँ से निकले तो सारे जो है जय जयकार की जो नारे लग रहे थे और एकदम मतलब देशभक्ति, पेट्रियोटिज्म जो हमारे अंदर से निकल रहा था, वो किसी को बोलने की जरूरत नहीं, एक खुशी एक अलग थी। गुजरात के दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। वहां मौजूद लोगों ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने 14,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इनमें प्रमुख रूप से रेल परियोजनाएं और गुजरात सरकार की विभिन्न योजनाएं शामिल हैं, जो राज्य के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। पीएम मोदी ने गुजरात के दाहोद में भारतीय रेलवे के एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट लोकोमोटिव निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया। इस आधुनिक संयंत्र से निर्मित पहले 9,000 हॉर्स पावर के इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को प्रधानमंत्री ने हरी झंडी भी दिखाई। इस संयंत्र न केवल घरेलू जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात के लिए भी इन उच्च क्षमता वाले इंजनों का निर्माण करेगा। ये 9,000 हॉर्स पावर के शक्तिशाली इंजन भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करेंगे और मेक इन इंडिया अभियान को भी मजबूती प्रदान करेंगे। गुजरात के दाहोद दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आदिवासी वीर बिरसा मुंडा की मूर्ति भेंट कर सम्मानित किया। मंच पर कई नेता और गणमान्य सम्मानित लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सभा में हजारों लोग शामिल रहे।
दाहोद में जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आज 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएंगे। ये आज के समय की मांग है। भारत तेजी से मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अग्रणी बन रहा है। आज हम स्मार्टफोन से लेकर गाड़ियां, खिलौने, सेना के अस्त्र शस्त्र और दवाओं जैसी चीजों का निर्यात विश्व के कई देशों में कर रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत के महत्व पर जोर देते हुए देशवासियों से इसी प्रकार के प्रयास जारी रखने का आह्वान भी किया। आज हम 140 करोड़ भारतीय मिलकर अपने देश को विकसित भारत बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। देश की तरक्की के लिए जो कुछ भी चाहिए वो हम भारत में ही बनाएं, ये आज के समय की मांग है। पीएम ने दाहोद की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री की प्रशंसा करते हुए कहा, सबसे शानदार दाहोद की इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है। मैं 3 साल पहले इसका शिलान्यास करने आया था। उस समय कुछ लोगों ने कहा था कि ये चुनावी शिलान्यास है, कुछ बनने वाला नहीं है, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस फैक्ट्री में पहला इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव बनकर तैयार हो गया है। ये गुजरात और पूरे देश के लिए गर्व की बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सफलता को मेक इन इंडिया की बड़ी उपलब्धि बताया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए हुंकार भरी और कहा कि बंटवारे के बाद जिस देश पाकिस्तान का जन्म हुआ, उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी रखना, भारत से नफरत करना और भारत को नुकसान पहुंचाना है। आगे कहा, हमारा लक्ष्य गरीबी को दूर करना, अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना और खुद को विकसित भारत बनाना है। मोदी ने देशवासियों से एकजुट होकर विकास और सुरक्षा के रास्ते पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ, उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज और कच्छ में जोरदार रोड शो किए, जहां उन्होंने बड़ी संख्या में उपस्थित जनता का अभिवादन स्वीकार किया। भुज में आयोजित विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने 53,400 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं में खावड़ा अक्षय ऊर्जा पार्क से उत्पादित बिजली की निकासी के लिए ट्रांसमिशन नेटवर्क का विस्तार, तापी में अल्ट्रा सुपर क्रिस्टल थर्मल पावर प्लांट इकाई, कांडला बंदरगाह का विकास और गुजरात सरकार की कई सड़क, जल तथा सौर ऊर्जा परियोजनाएं शामिल है। ये योजनाएं क्षेत्रीय विकास के साथ साथ राज्य की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि को भी मजबूती प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात दौरे ने विकास, आत्मविश्वास और सुरक्षा का मजबूत संदेश दिया। उन्होंने आधुनिक परियोजनाओं का उद्घाटन कर प्रदेश की प्रगति को नई दिशा दी। आतंकवाद के खिलाफ उनकी सख्त नीति ने देशवासियों को एकजुट होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। ये कदम भारत को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने की दिशा में अहम साबित होंगे। आगे बढ़ेंगे, खबर बरेली से है, जहां जिले में IGRS यानी कि इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिएड्रेसल सिस्टम पोर्टल पर प्राप्त जन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही बरतने पर जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई है। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित कलेक्ट्रेट में हुई समीक्षा बैठक में उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। डीएम ने विशेष रूप से बाल विकास और महिला कल्याण विभाग की डीपीओ को चेतावनी दी है। कहा है कि शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि लापरवाही पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आगरा से 50,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ की खबर है। पुलिस फायरिंग में बदमाश घायल हो गया है। 10 साल से लूट चोरी की वारदातों को ये अंजाम देता आ रहा था। डीसीपी एसीपी के नेतृत्व में सदर पुलिस की कार्रवाई में इसके साथ मुठभेड़ हुई है, ये खबर सामने आ रही है। और बड़ा लंबा आपराधिक इतिहास इसका रहा है। 10 साल से लगातार लूट और डकैती की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। तो पुलिस फायरिंग में बदमाश घायल हुआ है और घायल होने के बाद की तस्वीरें। बदमाश के साथ मुठभेड़ हुई है। पूछताछ में ज्ञात हुआ कि बदमाश का नाम केशव बघेल उर्फ नेहरू सन ऑफ महेश बघेल निवासी थाना जगदीशपुरा कमिश्नरेट आगरा है। यह थाना सदर बाजार का लूट का वांछित अभियुक्त है। इसका पूर्व का भी आपराधिक इतिहास है। अभियुक्त के कब्जे से एक बिना फिरोजाबाद के मरीज की कोरोना संक्रमण के बाद हुई मौत के बाद भी स्वास्थ्य विभाग में कोई हलचल नहीं हुई है। अभी तक जांच केंद्र और आइसोलेशन वार्ड तक नहीं बनाए गए हैं। सीएमओ का कहना है कि कोई गाइडलाइन नहीं आई है, एहतियात बरती जा रही है। प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद, जालौन के बाद फिरोजाबाद की संक्रमित मौत से कोरोना के फैलने का खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ने लगा है। कोरोना महामारी के दौरान जहां स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक इंतजाम किए थे, वहीं अब आगरा में पहला संक्रमित केस मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां लचर नजर आ रही हैं। महामारी के दौरान एसएन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों पर आइसोलेशन वार्ड बनाए गए थे। ये सभी वार्ड अब सामान्य वार्ड में तब्दील हो चुके हैं। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षक भर्ती शुरू करने के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रतिनिधियों और बेसिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा के अफसरों के बीच तकरीबन 10 बार बैठकें हो चुकी हैं। सभी बैठकों का परिणाम शून्य अब तक नजर आया है, क्योंकि रिक्त पदों के अधियाचन के प्रारूप पर ही सहमति नहीं बन सकी है। शिक्षा विभाग और शिक्षा सेवा चयन आयोग के बीच समन्वय की कमी के कारण 50,000 से ज्यादा पदों पर भर्तियां अब तक अटकी हुई हैं। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद रिक्त है, ये जानकारी संबंधित विभागों के पास है और ये अब तक साझा नहीं की गई है। यूपी में मौसम में कई बदलाव होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अगले 3 से 4 दिनों तक मौसम में फेर बदल जारी रहने वाला है। प्रदेश में हो रही उमस भरी गर्मी और बादलों की आवाजाही के बीच मौसम विभाग ने 29 से 31 मई के दौरान पूर्वी और पश्चिमी दोनों संभागों में गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की संभावना जताई है। अलीगढ़ के अलहदादपुर में मीट व्यापारियों के साथ हुई मारपीट की घटना के बाद कांग्रेस सांसद इमरान मसूद जेएन मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायलों से मुलाकात की है। सांसद मसूद ने इस घटना को लेकर यूपी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि मीट व्यापारियों को पिटवाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उपद्रवियों ने पुलिस की मौजूदगी में बेरहमी से पीटा है। मसूद ने इसे सरकार की दोहरी नीति बताया और सवाल भी उन्होंने उठाए हैं। से कानून व्यवस्था का मजाक बनाया गया, पुलिस की गाड़ी से खींच करके मारा गया, तो ये बहुत ही दुखद है। इसके साथ ही पुलिस ने, जो वहाँ के एसएचओ है, उन्होंने जिस तरह से उनकी जान बचाई, वो उनके बहुत ऋणी है कि अगर पुलिस इंस्पेक्टर ना आते तो उनकी जान ना बचती। लेकिन पुलिस की जिप्सी से खींचकर, पुलिस की गाड़ी से खींचकर ही इनको मारा गया है। और ये गुंडागर्दी जिस प्रकार से रोक करके की जा रही है, इस गुंडागर्दी के ऊपर जब आप बार बार कहते हैं कि कानून का राज होगा, तो कानून का राज ऐसे होगा कि आप सड़क पर गुंडागर्दी करेंगे, सड़क पर लोगों से लूट करने का काम करेंगे खुलेआम। आप एक तरफ मीट कटवा रहे हो, दूसरी तरफ लोगों को मरवा रहे हो। अब बंद करा दो उसको। कार्रवाई को लेकर क्या कहेंगे? खबर यूपी के जौनपुर से है, जहां दिन दहाड़े डी फार्मा छात्र की हत्या से हड़कंप मच गया। बदमाशों ने छात्र पर ताबड़तोड़ चाकू से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वारदात को तब अंजाम दिया गया जब छात्र परीक्षा देने के लिए जा रहा था। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने बाइक से पहले छात्र का पीछा किया और फिर ओवरटेक कर गाड़ी को उसके आगे लगा दिया। छात्र ने जब भागने का प्रयास किया तो उसे दौड़ाकर चाकू मार दिया गया। फिलहाल घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। आज दिनांक 28 मई 2025 को थाना सिकरारा अंतर्गत समादगंज बाजार के पास अनुज यादव निवासी जमालपुर थाना मछली शहर को उसी के गांव के मनोज यादव नामक व्यक्ति द्वारा चाकू मार दिया गया है, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घटना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारी द्वारा मौका मुआयना किया गया है। घटना के कारणों के बारे में जानकारी की गई है। तो प्रथम नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर बड़ी संख्या में बेरोजगार अभ्यर्थियों ने
एलनगंज स्थित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्यालय के बाहर जोरदार धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थियों में टीईटी उत्तीर्ण, डीएलएड पूर्व, बीटीसी प्रशिक्षित उम्मीदवारों की भागीदारी प्रमुख रही है। प्रदर्शनकारियों ने आयोग से जल्द नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग सामने रखी है और सरकार से उनकी मांगों को गंभीरता से लेने की अपील भी की गई है। धरना स्थल पर किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात रहा। पुलिस की निगरानी में ये प्रदर्शन किया गया। हम शिक्षक भर्ती के लिए धरना पे आज प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हम लोगों की मांग है सर, विज्ञापन जो दी है अपने अखबार में छपवाई है उसको दे और वही मांग है हमारी कि सरकार जो वैकेंसी पेपर में देती, एक बार कहती है पेपर में आया है, 2 घंटे बाद पता चलता है कि वो ट्वीट से हटा दिया गया। ऐसा न हो, हमारी मांग है सरकार पूरी करे। हम बस इसी 8 साल से वैकेंसी जो नहीं आ रही है उसको पूरा करे और मेरी यही मांग है सर, हमारी आवाज को सुने और वैकेंसी दे और विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करे। 1,93,000 जो पद खाली हैं, अखबार में सरकार ने अपने हाथों से लिखा है कि 1,93,000 वैकेंसी खाली है शिक्षक भर्ती का, उसको जल्द से जल्द भरने की कोशिश। बरेली की एसओजी टीम और बरेली पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए नशा तस्कर के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए कीमत की 996 ग्राम स्मैक के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई बरेली के थाना इज्जत नगर क्षेत्र के कुम्हरा कट इलाके में की गई है, जहां से पुलिस ने तस्करों को रंगे हाथों पकड़ा है। उनके कब्जे से भारी मात्रा में स्मैक के साथ साथ 4 मोबाइल फोन, एक गाड़ी भी बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि पकड़ी गई स्मैक मणिपुर से लाई गई थी और इसे शाहजहांपुर में सप्लाई किया जाना था। तस्करों का यह नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्यों से नशीले पदार्थ लाकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में सप्लाई करने का काम करता था। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बरेली द्वारा लगातार संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है और इसी के अंदर विशेषकर जो मादक पदार्थों की तस्करी करते हैं उनके विरुद्ध विशेष अभियान के अंतर्गत आज थाना इज्जत नगर की पुलिस और जनपद की जो एसओजी है उनके द्वारा एक काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है और उनके द्वारा लगभग 1 किलो क्रूड, जिसको कि मॉर्फिन कहते हैं, क्रूड ये बरामद किया गया है और इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में। किदवई नगर थाना पुलिस ने सर्विलांस टीम और डीसीपी एडीसीपी साउथ के निर्देशन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर साइबर ठगों को झारखंड से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपियों ने किदवई नगर की एक महिला से उसके बेटे के इलाज के नाम पर 4,62,000 रुपए की ठगी की थी। महिला ने ऑनलाइन हॉस्पिटल सर्च किया था, जिसके दौरान ये ठग संपर्क में आया। हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन और अन्य फीस के नाम पर राशि हड़प ली। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए दोनों आरोपियों को ट्रैक कर पकड़ा। मामले में आगे की जांच जारी है। ये जो पीड़ित महिला है, इसको अपने बच्चे का एक ऑपरेशन करवाना था हार्निया का, तो ये कुछ हॉस्पिटल्स के बारे में सर्च कर रही थी। तो इसका जो कॉल है, इस जो हमारा ये फ्रॉड व्यक्ति है उसके पास गया, तो इससे दोनों का आपस में संपर्क हुआ और इसने जो है अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के नाम पे उससे एक फॉर्म भरवाया और महिला उनके विश्वास में आ गई और फिर उसने ओटीपी शेयर किया और जो महिला का जो रजिस्टर्ड नंबर है बैंक में, उसको उसने वहां से डिलीट करके फिर उस पर अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर कर लिया और धीरे धीरे करके उसके खातों से 4-5 बार में लगभग 4,62,000 रुपए उसमें निकाल लिए। और जो मैसेज आता था, चूंकि महिला का जो रजिस्टर्ड नंबर था उससे हट गया था, तो उसके पास कोई इसकी इंफॉर्मेशन नहीं जा रही। बाद में जब महिला को पता चला, किसी अन्य कार्य से बैंक में गई तो देखा कि उसके खाते से लगभग सारा पैसा निकल चुका है। तो उस आधार पे फिर इसमें हमारी टीमें बहुत ही लगन के साथ सक्रिय हुई। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ के अभियुक्त हैं, ये जनपद गिरिडीह झारखंड प्रदेश का एक जनपद है, वहाँ से ये लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी कानपुर से है। तो इसमें थाना किदवई नगर की टीम और साइबर की टीम ये सब गई थी और वहाँ से खबर मेरठ से है। वहां चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय यानी CCSU से जुड़े अपराधों में लिप्त सिद्धार्थ कसाना और उसकी गैंग के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट लागू कर दिया है। पुलिस ने कसाना एंड कंपनी पर कानूनी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 9 मई की रात CCSU हॉस्टल में कॉलेज के पूर्व प्रेसिडेंट
शुभम मलिक पर जानलेवा हमला किया गया था। इस मामले में सिद्धार्थ कसाना समेत 3 आरोपियों ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जबकि एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक सिद्धार्थ कसाना के खिलाफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक कथित वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के कथित गुर्गे कन्हैया चंदेला ने कसाना गैंग को समर्थन दिया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो एक व्हाट्सएप ग्रुप में साझा किया गया था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरदोई में महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने महिला अस्पताल और महिला बंदी गृह का निरीक्षण किया है। अस्पताल में उन्होंने एनसीयू वार्ड समेत अन्य क्षेत्रों का जायजा लिया है। साफ सफाई व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी उनकी ओर से दिए गए हैं। निरीक्षण के दौरान अपर्णा यादव ने अस्पताल में मौजूद नवजात बच्चों का जन्मदिन मनाया और उनकी माताओं को बेबी किट भेंट कर शुभकामनाएं भी दी। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार बेटियों के जन्म से लेकर उनकी पढ़ाई तक 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान कर रही है। महिला बंदी गृह में भी उन्होंने व्यवस्थाओं की समीक्षा की है और सुधार के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जून महीने में महंगे बिल का सामना करना पड़ेगा। राज्य में बिजली की दरों में 4.27% की वृद्धि की गई है, जो ईंधन अधिभार शुल्क यानी FAC के तहत लागू किया गया है। और बिजली नियामक आयोग की नई नीति के चलते लगातार हर महीने बिजली दरों में उतार चढ़ाव अब देखने को मिल रहा है। जहां अप्रैल में 1.24% की वृद्धि दर्ज की गई थी, तो वहीं मई में दरों में 2% की कमी आई थी। लेकिन अब जून में फिर से दरों में बढ़ोतरी की गई है। उपभोक्ता परिषद ने इस वृद्धि का विरोध करते हुए कहा कि हर महीने दरों में बदलाव से उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। परिषद ने नियामक आयोग से इस प्रणाली की समीक्षा करने की मांग की है। बिजली विभाग का कहना है कि वृद्धि ईंधन की कीमतों और उत्पादन लागत में बढ़ोतरी के कारण की जा रही है, जो नियामक आयोग की स्वीकृति के बाद प्रभावी होती है। कासगंज में पटियाली कोतवाली SOG और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय मोटरसाइकिल चोर गिरोह के 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी कब्जे से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें बरामद की हैं, जिनमें से 5 दिल्ली, 4 हरियाणा और 3 नोएडा से चोरी की गई हैं। अभियुक्त दिल्ली, नोएडा और आसपास के जिलों से बाइक चोरी कर उन्हें बेचने का काम करते थे। गिरफ्तारी पटियाला कोतवाली क्षेत्र के ककराला बघराई रोड स्थित स्योर माता मंदिर के पास से हुई। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में है। फिलहाल पुलिस की ओर से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। थाना पटियाली पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है, जिसमें कि 4 लोग शामिल हैं। ये लोग 2 पहिया वाहन चुराते थे और चोरी करके बेच देते थे। इनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसमें से अभी तक 2 मोटरसाइकिल कनेक्ट हो गई हैं। एक R15 बाइक जो दिल्ली में संत नगर थाने से चोरी की गई है और एक स्प्लेंडर बाइक जो कि सोनिया विहार थाने से चोरी की गई है। इस गैंग को बस्ट करने के लिए इस टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाए। एक बड़ी खबर आ रही है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार का पेंशन बढ़ाने का बड़ा फैसला सामने आया। दिल्ली में बुजुर्गों और दिव्यांगों को बड़ी राहत इसके जरिए मिली है। बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन में 500 रुपए बढ़ाए जाएंगे, ये ऐलान किया गया है। तो तमाम पेंशन धारकों के लिए ये बेहद अच्छी खबर है, क्योंकि 500 की बढ़ोतरी अब उनकी पेंशन में होगी। बुजुर्ग और तमाम दिव्यांगों की जो पेंशन है उसमें 500 रुपए बढ़कर अब दिए जाएंगे। दिल्ली सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है, जहां तमाम पेंशन धारकों को इसके जरिए लाभ होगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों की पेंशन में 500 रुपए बढ़ाए जाएंगे। तो चलिए अब आपको आज के तमाम करंट अपडेट से भी रूबरू करवा देते हैं। तमाम करंट अपडेट्स में सबसे पहले TMC का बीजेपी पर हमला है। ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करने का TMC ने आरोप बीजेपी पर लगाया है। तो TMC लगातार ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी पर हावी है। अयोध्या से खबर है, बिजली विभाग ने विरोध प्रदर्शन करने वाले ट्रेड यूनियन नेता से 5.5 करोड़ का जुर्माना मांगा है। इसी के साथ यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने जो है दोषी ठहराया है ज्ञानशेखरन को। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।